चलिए नमस्कार हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं भारती सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए हिस्ट्री के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जिसमें से आपको परीक्षा में हूबहू 4 से 5 प्रश्न जो है वो आ जाएंगे। तो आखिर वो कौन सा चैप्टर होने वाला है जहां से हूबहू एग्जाम में काफी प्रश्न आते हैं और एक बड़ा चैप्टर है, उसके ऊपर में हम बात करेंगे। तो अब आपको घबराना नहीं है, VR एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और एक दिन बीच कर करके इस चैनल के ऊपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तमाम आपके सब्जेक्ट के MCQs आते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का। क्लास 12 में टोटल 12 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहले 15 चैप्टर पढ़ने थे, अब 12 चैप्टर ही केवल पढ़ने हैं। उसमें सबसे बड़ा चैप्टर की बात कर लेंगे तो वो चैप्टर है आपका राजा, किसान एवं नगर। और इसी चैप्टर में बहुत सारे MCQs हैं जो आपको इस चैप्टर से हर साल 4 से 5 प्रश्न जो है वो आएंगे ही आएंगे। तो चलिए इसमें से 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और बाकी बीच में तमाम बातें हम करेंगे, चाहे क्लास लेना हो, बैच हो या फिर चैप्टर वाइज नोट्स हो। इसके लिए आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट हमने इसको टॉपिक वाइज श्रेणी में रखा है इस चैप्टर को, है ना। तो इस चैप्टर में राजा, किसान एवं नगर में वैदिक काल भी पढ़ना है आपको। इसके अलावा महाजनपद का काल पढ़ना है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है, गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है। तो सबका कैटेगराइज बना करके एक स्पेशल ढंग से एकदम स्पेसिफिक टाइप का जो है कि MCQs आपको बनाए हैं जो एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को आधार बना करके, ठीक है। तो चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज था। फटाफट से सुनते चलेंगे। आप कुछ भी पढ़े होंगे तो आपको यहाँ बढ़िया तरीके से एनालिसिस भी कराएंगे, है ना। तो आपको घबराने की यहाँ जरूरत नहीं है। ऋग्वैदिक समाज था पितृसत्तात्मक या फिर मातृसत्तात्मक, पत्नी प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से चिल्लाइन एकदम कमेंट करते जाइए कि कौन सा ऑप्शन जो है एकदम सही होगा। वीडियो रोकिए और एकदम अपना एकदम दिमाग में ईमानदारी से रख लेना है कि हमरा ये सही लग रहा है, ये B सही लग रहा है, ये C है, ये D है। आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। जब हम आपको बताएंगे कि ये वाला सही है, ठीक है, तो अगर गलत हो जाएगा तो आप गलत के तरफ में और सही हो जाएगा तो सही के तरफ में लिखिएगा कि कितना सही हो रहा है और कितना जो है आपका गलत हो रहा है। और लास्ट में आप हमें कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताएंगे ईमानदारी से, ठीक है, जो भी आपका स्कोर है। फिलहाल यहाँ पे बात कर लेंगे, सही जवाब हो जाएगा कि ऋग्वैदिक समाज का जो ऋग्वेद का जो समाज है वो आपका पितृसत्तात्मक समाज है। लेकिन अगर यही सवाल अगर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से अगर रहे चिल्लाइन, तो वहां पे आपको बोलना है कि मातृसत्तात्मक हो जाएगा। तो वहां के समाज मातृसत्तात्मक, हड़प्पा वाला। लेकिन वैदिक की बात कर लेंगे तो ये आपका पितृसत्तात्मक हो जाएगा। सही जवाब ए ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा, याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। सवाल है कि आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। सारा क्वेश्चन आपको यही सब के सब याद हो जाएगा और इसके बाद अगर सवाल भेटा जाएगा तो एकदम लहरिए आप मारिएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता, नव पाषाणिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता। फटाफट से आप बताएंगे। तो आप सब जानते हो कि आर्य कहां से आए थे, यही मान करके चलिए कि हिंदुस्तान बना दिए इसे ही शॉर्टकट में। तो आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे और मध्य एशिया से भारत में आए थे और ये जो सभ्यता बनाए, इस सभ्यता का नाम क्या है, तो वैदिक सभ्यता है। और आर्य मध्य एशिया से आए हैं, ये कथन किस इतिहासकार का है, तो ये कथन मैक्स मूलर साहेब का है। याद रखेंगे, मैक्स मूलर साहेब का है। ऐसे बहुत सारे लोग, दयानंद सरस्वती से लेकर के तमाम बड़े बड़े लोग जो है इतिहासकार अपनी अलग विचार दिए। कई लोग कहे कि आर्कटिक पर्वत से आए थे, कई लोग कहे कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। सब अलग अलग बातें अपना अपना रखे थे, है ना। लेकिन सबसे कथन ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मत बहुत सारे इतिहासकार देते हैं। उनका मत है मैक्स मूलर साहब का मत और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आके भारत में बसे थे और वैदिक सभ्यता बसाए थे। आर्यों के द्वारा बसाई वाली सभ्यता जो है जानी जाने वैदिक सभ्यता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो अगले सवाल के तरफ में बढ़ते हैं और ये रहा आपके काफी खूबसूरत सवाल जो है वो ले करके आए हैं, है ना। इन खूबसूरत सवालों को अगर आप अच्छे तरीके से निहारते हैं, जैसे किसी प्राणी को आप लोग निहारते हैं, है ना, निहारते हैं, तो आपका एग्जाम में स्कोर भी बढ़ेगा, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, है ना। एकदम फोड़ फाड़ देना है एकदम एग्जाम को, डरना नहीं है। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन है।
जब ऋग्वैदिक काल की बात कर ले या वैदिक काल में, तो जो आर्य हैं उनकी प्रिय पशु क्या है भाई? क्या वो गाय को प्रिय मानते हैं, बैल को, या फिर सांड को, या फिर घोड़ा को? ध्यान रखेंगे किसको मानते हैं? सांड नहीं, साढ़ कहलाएगा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा जी? तो साढ़ हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गाय होगा, बैल होगा, सांड होगा या फिर घोड़ा होगा। तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु की बात कर लेंगे तो इनके प्रिय पशु जो है वो गाय है। इस समय वैदिक काल के अगर समाज में देखेंगे तो ऋग वैदिक काल में तो ज्यादातर पशु की प्रधानता होगी और गाय ही मुख्य रूप से इन लोगों का सब होगा। जेकर खुट्टा पे ज्यादा गाय देखल जाएगा तो समझ जाइए कि लड़का एकदम मालदार पार्टी है और ओकरा ही कोई बेटी अपना विवाह कर देगा। शादी विवाह में भी यही सब डिमांड रहता था कि जानवर ही दे दीजिए। इसमें एगो फायदा था कि आपके खूटा पर अगर कम जानवर है और जौन दिन अगुआ आया उस दिन बगल के खूटा पर से 2 गो जानवर ला करके और एकदम बांध दीजिए तो 2 से 4 गाय हो गया। बगल वाला का के भी टेंशन खत्म। का भाई एक दिन तुम खूटा पे बांधे ले गया तो एक दिन के चारा पानी की व्यवस्था तुम करो। समझ रहे बात ना? जो भी हो, आर्यों का सबसे अगर प्रसिद्ध अगर पशु कहेगा तो गाय हो जाएगा। लेकिन यही सवाल कहेगा कि प्रिय पेय फसल क्या है भाई? ये प्रिय पेय क्या है? तो इन लोगों का एक रस होता था जिसको सोम रस कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं? सोम रस। जैसे आजकल मदिरा शराब होता है उसी तरह से विद्यार्थी ध्यान रखना है आपको कि पहले सोम रस होता है। काम करके आए एकदम मार के मस्त एकदम मजा से एकदम सो रहा है मिजाज में। समझ रहे बात ना? तो वो सोम रस है और इसी से सोम रस एगो सोम देवता का उल्लेख मिलेगा। तो आपको कमेंट करके बताना है पढ़े हैं तो कि सोम रस का उल्लेख किस कोई ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे एग्जाम आप दीजिएगा तो ये सब सवाल जो है आपको बनेगा। बताइए, देखिए सवाल भी आ गया कि आर्यों का प्रिय पेय क्या है? आर्यों का प्रिय पेय क्या है? यहां से सवाल आ गया। सोम रस या दूध हो जाएगा, सूरा हो जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएंगे। तो आर्यों का प्रिय अगर पेय की बात कर लेंगे तो वो हो जाएगा गुरु सोम रस। याद रखेंगे कौन रस? सोम रस। और आपको बताएं कि सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में होते हैं? ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल होते हैं, है ना? उसमें से अभी कुछ कुछ हम आपको बता भी देंगे जो आपके लिए 12वीं की कक्षा के लिए इंपॉर्टेंट भी है और पहले से पढ़े हैं तो रिवीजन होगा। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? सबसे पुराना वेद। आप जानते हो कि वैदिक काल की बात कर लेंगे तो 4 वेद है। इसमें पहले वेद की बात कर लेंगे तो ऋग्वेद हो जाएगा। दूसरे वेद की बात तो सही जवाब पहले देख ले, ये ऋग्वेद सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन वेद है भाई, पहला वेद ही है, इसको कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात कर लेंगे तो इसमें याद रखना है आपको कि 1028 जो है वो मंत्र होते हैं और 10 मंडल होते हैं। सवाल आपके यहां से बनेंगे। इस 10 मंडल में से आपको बस 3 मंडल 12वीं के कक्षा के विद्यार्थी के लिए आपको याद रखना है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो फिर आपको और भी मंडल याद रखना पड़ेगा, है ना? तो 3 मंडल में आपको ध्यान रखना है कि ये 10 मंडल में से तीसरा मंडल की बात कर लेंगे तो इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, चेला चेलाइन एकदम। समझ रहे बात ना? तब तीसरा मंत्र गायत्री, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो किसके समर्पित है तो सब बताएंगे, सावित्री वगैरह को समर्पित है। और लिखने वाले जो है इसकी रचना गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र के द्वारा जो है वो किए गए। ठीक है, पुरोहित भी कह सकते हैं, पुरोहित विश्वामित्र के द्वारा, विश्वनाथ नहीं विश्वामित्र। ठीक है, 7वें मंडल की बात कर लेंगे तो इसी 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है जो 10 राजाओं के द्वारा लड़ी गई थी। दुनिया का पहला युद्ध ऐसा माना जाता है। ठीक है, और 10वें मंडल आपको याद रखना है जिसमें पुरुष सूक्त का उल्लेख है और उस पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। तो 12वीं क्लास के विद्यार्थी के लिए तीसरा मंडल, 7वां मंडल और आपके 10वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जब जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाइएगा तो फिर यही सब आपको 9वां मंडल जिसमें सोम देवता का उल्लेख है जो हम आपसे पूछे वो सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। तो निम्न में से प्राचीनतम वेद क्लियर है, ऋग्वेद। सामवेद की बात कर ले तो ये दूसरा वेद है, संगीत का वेद इसे कहते हैं। फिर यजुर्वेद आया जिसमें यज्ञों के विधियों का वर्णन पहली बार, चावल का साक्ष्य यही से मिला जिसे यजुर्वेद कहते हैं। अथर्ववेद पहली बार इसी में मगध शब्द का उल्लेख मिला था, इसको ब्रह्म वेद भी कहते हैं, जादू टोना का वेद कहते हैं। और कहां से सवाल आएगा? जहां से सवाल आएगा ये जे पकड़ कर लॉक कर देंगे, है ना? एकदम नाथ से पगहा से एकदम बांध देना है। हाँ, लेकिन लाइक कर दीजिए।
अगर आपकी लाइक रहेगी हमारी एनर्जी और बढ़ेगी और अगले क्लास एकदम नियमित तरीके से हम आप लोगों के लिए तमाम 12 चैप्टर है तो 12 चैप्टर का एमसीक्यूज यूट्यूब पे एकदम आराम से कराया जाएगा। केवल आपके लाइक वाला जो सिस्टम है ना, बस वही हमारी गाड़ी को चला देगा। हम पेट्रोल और डीजल तो ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ यूट्यूब पे मास्टर के गाड़ी जो है ना, समझिए कि लाइक ही पेट्रोल का काम कर रहा है। सब्सक्राइब, समझ रहे बात ना, ये सब इंपॉर्टेंट है जो आपको कर देना है, पैसा भी आपको नहीं लगेगा, ये सब फ्री होता है यूट्यूब पे, आप कर सकते हैं, है ना। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है कि ऋग्वैदिक काल के लोग किसकी पूजा करते हैं। और इसका 2 ऑप्शन ऊपर रह गया और 2 ऑप्शन जो है ये चला, 2 ऑप्शन नीचवा है तो इसको भी देखते चलना है। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ है, शायद छोटा दिख रहा होगा तो माफी चाहेंगे। चलिए यही लिख देते हैं, लक्ष्मी और शिव है नीचे, तो यहीं पे कर दे ताकि एकदम बड़ा बड़ा बोल्ड बोल्ड बढ़िया से दिखे, है ना। सारा व्यवस्था करते हैं आपके लिए। तो ये लक्ष्मी जी है और ये चलिए आपका शिव जी है आपके डी ऑप्शन में, तो ये डी ऑप्शन बन गया चला जी, और ये आपका सी ऑप्शन बन गया। अब चूज करिए आप कि ऋग्वैदिक काल में लोग किसकी पूजा करते थे, शिव के, प्रकृति के, लक्ष्मी के, या फिर प्रकृति के, लक्ष्मी के या शिव के। तो ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं वो याद रखेंगे प्रकृति के पूजक हैं, तो यहाँ सही जो जवाब होगा वो बी ऑप्शन। कई बार सवाल ऐसे आता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग निम्न में से किसकी पूजा नहीं करते हैं, तो इस समय में ऋग्वैदिक काल में विष्णु की पूजा नहीं होती थी। शिव के पूजा का साक्ष्य जो है वो बहुत प्राचीन है, बहुत पहले से भी शिव का साक्ष्य हुआ है। हाँ, किसी टाइम में शिव के साक्ष्य और पार्वती का जो मेल है वो बहुत बाद में, पार्वती की चर्चा ज्यादातर गुप्त काल के आसपास का जब समय चलेगा उसके बाद से ही चलेगा, उससे पहले कोई पार्वती का चर्चा नहीं चलेगा। तो समय समय हम देखेंगे कि कैसे देवता जो है वो चेंज हो रहे हैं, कई एक ही देवता है जो अपना डिपार्टमेंट भी बदल लेंगे। तो सारे चीजें आपको थ्योरी में बाखूबी ढंग से पढ़ाया गया है ना। तो यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सही जवाब प्रकृति हो जाएंगे। ऋग्वैदिक समाज के लोग प्राकृतिक पूजक हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की बात कर लेंगे। तो सवाल है वेदों का अर्थ क्या होता है, दम इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, फोड़ देना है। वेदों का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, कर्म होता है, पूजा होता है, सुनना। तो वेदों का अर्थ होता है ज्ञान यानी नॉलेज, याद रखेंगे। ये 4 वेद कुल कितने हैं, तो वेद जो है ना कुल 4 है ना। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यज्ञों के विधियों का वर्णन किसमें मिलता है, यजुर्वेद में। पहली बार चावल का साक्ष्य कहां से मिलता है, यजुर्वेद में, सब बात याद रखिएगा। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये आ गया, बहुत बढ़िया सवाल है, सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो पुरुष सूक्त की बात कर ले तो आपको अभी भी बताएं हम कि ऋग्वेद में टोटल जो है वो 10 गो मंडल होता है। ऋग्वेद में के गो मंडल चला जी, 10 मंडल। 10 मंडल में 10वें मंडल में याद रखेंगे पुरुष सूक्त है, और इसी पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्रों का उल्लेख मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये धरती, ये भारत की धरती, ऐसा इतिहासकारों के अनुसार हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि जो भारतीय धरती है भाई मूल रूप से मूल रूप से शूद्रों की धरती है, लेकिन आर्य लोग यहाँ पे आके कब्जा किए। वही आर्य जिन्होंने वैदिक सभ्यता बसाए और जहां से सनातन धर्म का एक प्रमाण मिलता है। हम लोग कहते हैं ना कि भाई वेदों से हमारा साक्ष्य है, सनातन परंपरा वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ परंपरा है। हमारे यहाँ जितने शादी विवाह और तमाम रीति रिवाजों का जो महत्व होता है वो सब वैदिक। अब बहुत सारे वैदिक का मूल चीज हम लोग प्रयोग भी नहीं करते हैं शादी विवाह से, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ उसका अवशेष जो है वो मिलता है। तो ये वैदिक सभ्यता बसाया कौन भाई, तो आर्य बसाया है। और आर्य कहां से आया, तो वो भारत का तो था ही नहीं, वो भारत से नहीं, वो मध्य एशिया से भारत में आकर के बसा है। तो पहले भी तो यहाँ कोई लोग रहते थे, तो जी पहले जो लोग रहते थे उसी को मार के आर्य वाला ठीक कर दिया, और आर्य वाला मार के इसको गुलाम बना लिया, और इसको जीवन बदतर बनाने के लिए इसको खराब काम सौंप दिए गए, और वही व्यक्ति शूद्र है। तो मेन रूप से भारत की धरती अगर कहेंगे तो ये शूद्रों के ही है। आर्य वाला जो यहाँ उचली जाति के जितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम सनातनीय परंपरा, वो लोग तो विदेशी हैं, वो तो मध्य एशिया से आए हैं। भले ही किसी को खराब लग रहा है, लेकिन इतिहास से आपको समझना है ना। इसमें इतिहास पढ़ने और पढ़ाने के दौरान हम भी अपना जात धर्म सब ताखा पे रख देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। पढ़ो जो सही है और निष्पक्ष तरीके से जो आपको मिलता है, तो ये याद रखेंगे। और इसी शूद्रों का उल्लेख पहली बार
पहले प्राचीन वेद ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में पहली बार मिलता है। ये बात आपको एकदम याद में रख लेना है। अगले सवाल आते हैं। देखिए, साथ साथ केवल इंफॉर्मेशन देना हमारा मकसद नहीं है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपके पूरे चैप्टर का जो एकदम क्रीम है ना, वो सब यहाँ दे देंगे कि अगर चैप्टर अगर हल्का फुल्का भी पढ़े हैं तो आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, जो चीजें समझाएंगे याद हो जाएगा। अगर बढ़िया तरीके से डीपली से अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है वो आप लिख सकते हैं 8825376551, और आप चैनल में जाएंगे तो अबाउट सब जगह आपको ये मेरा नंबर मिल जाएगा। आप इस पे संपर्क कर करके आप हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इसके अलावा होम साइंस हो, म्यूजिक हो, ये तमाम 12th आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं इसकी आप तैयारी बाखूबी ढंग से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिसमें तमाम आपको वीडियो लेक्चर क्लास मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव एग्जेक्टिव सब मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब। और बहुत ही हम लोग कम फी में लेते हैं। एक सब्जेक्ट अगर क्लास के साथ लीजिएगा तो आपको केवल और केवल 99 रुपया पड़ेगा, और अगर केवल और केवल पीडीएफ लीजिएगा एक सब्जेक्ट का तो केवल आपको 51 रुपया के गुरु दक्षिणा में ही आपको जो है आपको नोट्स एक सब्जेक्ट के दे दिए जाएंगे। और अगर उस सब्जेक्ट का अगर क्लास लेते हैं तो क्लास और नोट्स दोनों आपको जो है केवल 99 रुपया मिल जाएंगे। पूरे YouTube पे आपको इतने सस्ते में और हाई क्वालिटी का टॉप क्लास का नोट जो है वो कहीं कोई नहीं देगा। फेंकने के लिए सब लोग बोल देगा, लेकिन 2-4 चैप्टर में ठंडा जाएगा बढ़िया से। आपको लोगों का एक आध चैप्टर, हमारा एक चैप्टर आप कहीं कंपेयर कर लीजिए, आपको लगेगा कि सर हमको केवल एनसीईआरटी के वो कंटेंट ही नहीं पढ़ाए, उसको बढ़िया से समझाए हैं, और एक बड़े बड़े विद्वानों का विचार भी हम आपके अंदर में डिलीवर करने का प्रयास करेंगे, और बहुत ही सबसे कम फीस में, है ना। जो भी हमारा लाइट फाइट ये सब का खर्चा है, थोड़ी बहुत मेहनत है, बस उसी में, बाकी आपसे कमा के कुछ करना नहीं है। तो बताइए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ये क्लियर हो गया ऊपर वाला? बोलिए ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी आप पढ़े हैं? और अभी बार बार बोल रहे कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, जिसमें 12वां में 3 को एकदम रट जाओ, तीसरे में गायत्री मंत्र, 7वें में दशराग युद्ध का वर्णन, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन। समझ रहे बात ना? तो ये पहले याद रखेंगे 10वें मंडल तक की 3 बातें। सर्वमत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी हैं? सबसे ज्यादा मत है कि आर्य कहां से आए हैं, तो ये भाई यूरोप से आए हैं कि अफ्रीका से आए हैं, मध्य एशिया से आए हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया से आए हैं? आर्य आए कहां से हैं? सबसे ज्यादा मत क्या कहता है? तो सबसे ज्यादा मत, और मैक्स मूलर का भी एक कथन है, मैक्स मूलर साहब का, कि आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए हैं। तो ये जो सही जवाब जो होगा वो आपका सी ऑप्शन। सब आप लिखते चलेंगे कि सही हो रहा है तो सही में, और गलत हो रहा है तो गलत में आप लिखिएगा, और लास्ट में आपको बताना है कि आप कहां से इस क्लास को देख रहे हैं और कितने आप स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की अगर बात कर लेंगे तो अगला सवाल आपका है, सवाल संख्या 11 नंबर है कि निम्नलिखित वर्णों में किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है? आखिर कौन ऐसा भाई व्यक्ति है, व्यक्ति ही नहीं कहेंगे, एक वर्ण कहा जा सकता है कि जिनको उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है। आप कहोगे गुरु की उपनयन संस्कार क्या होता है सर जी? तो जानते नहीं है, ये जानते हैं तो जान लीजिए। उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ धरावे वाला, देखे होंगे कान पे इसे खूंटी चढ़ावल जाता है ना, तो ये जनेऊ कहा जाता है कि इसी संस्कार के बाद बालक जो है वो शिक्षा के रूप में कहीं ना कहीं विद्यालय में, गुरुकुल में ये पहली बार शिक्षा का प्रारंभ जो है वो कर सकते हैं। तो इसका संस्कार के बाद तो ये संस्कार जो है वो अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग ऋतु में और अलग अलग उम्र सीमा में होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर किसी के बच्चों का अगर उपनयन संस्कार होगा तो वो ब्राह्मण के बच्चे हैं, बहुत छोटी उम्र में ही, और एकदम बढ़िया वाला ऋतु में उनका जो है स्नान करा के जनेऊ धारण कराया जाएगा, कलम कॉपी छुआ के पठन पाठन की क्रिया जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राह्मण के बच्चे करेंगे, इसके बाद उम्र ज्यादा हो जाएगा, तनी बूढ़ सूगा हो जाएगा तो क्षत्रिय, ताकि बढ़िया से पढ़े नहीं और लड़ाई झगड़ा में मन लगे। अब वैश्य के तो उम्र सीमा और बढ़ा दिया जाएगा, इसलिए तो धीरे धीरे देखेंगे भी कि इधर ज्यादा पढ़ने वाले लोग प्राचीन काल में मिलेंगे, इधर कम होंगे, ये सब सेना उना राजा उजा में आएंगे, और ये सब एकदम नहीं पढ़ेगा, हिसाब किताब खाली करेगा, ये व्यापारी का काम करेगा। लेकिन शूद्र एक ऐसे वर्ण है कि जिनको इस उपनयन संस्कार से वर्जित रखा गया। एक तो शूद्र और दूसरा याद रखना है आपको स्त्री, ये दोनों ऐसे हैं, स्त्री किसी भी वर्ण के हो इनको उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है, और वर्ण में शूद्रों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं है। समझ रहे बात ना? तो ये याद रखेंगे, कहेगा कि प्राचीन काल में किन वर्णों को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था, तो वो है शूद्र। ये पठन पाठन की क्रिया नहीं करेंगे, बेचारे जन्म लेंगे
गुरुकुल में इन्हें पढ़ने की अनुमति भी नहीं रहेगी कि आप गुरु के समक्ष जाके पढ़ेंगे, है ना। और आश्रम व्यवस्था वगैरह महाभारत वाला में पढ़ाएंगे कैसे कि आश्रम जीवन के पूरे उम्र को 100 साल मान करके 25-25 के आश्रम व्यवस्था में बांटा जाता है। और पहले 25 साल तक बच्चों को गुरुकुल में गुरु जी के समक्ष जो है वो गुरुकुल में रहना होता था। ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर करके बिना शादी ब्याह करने नॉन स्टॉप पढ़ाई लिखाई करना है, और उसके बाद गृहस्थ जीवन में शादी विवाह करके आप अपना जीवन सेटल कर सकते हैं। लेकिन शूद्रों को ऐसा नहीं था, इसीलिए शूद्रों बेचारा अपना बड़ा हो रहा है, 8 साल 9 साल 10 साल में शादी ब्याह हो रहा है, अब 25 साल में उन्हें बाकी लोग का बच्चा पढ़ के निकल रहा है हॉस्टल से, तब ये सब लाइन लगेले है। तो स्थिति और शूद्रों का गंभीर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गंभीर हो जाएगा। उनको रखना, लालन पालन, ये सब में प्रॉब्लम उनको होगा, और पढ़ रहे हैं ही नहीं। तो कहीं ना कहीं शूद्रों के साथ में बहुत समय से अगर आप देखें, जेन्युइनली अगर बात कर लेंगे अपने जाति और धर्म को ताका पे रख के, तो वाकई में इन शूद्रों के साथ ये समाज अन्याय किया है, ठीक है। और इसको आर्य वाले कहें कि ये अनार्य है, ये हमारे गुलाम थे जो वहां से आकर के लोग मार पीट के ठीक कर दिए, है ना। बोगाजकोई नामक स्थान कहाँ है भाई? अफगानिस्तान में है, आर्कटिक प्रदेश में है, एशिया माइनर में है, ईरान में है। फटाफट से बताएंगे कि बोगाजकोई नामक स्थान कहाँ था। एकदम आप लोग पूरे के पूरे आप हम पे ट्रस्ट करके आप आराम से इतिहास पढ़े आप हमारे से, और आपको एक वादा ही नहीं एकदम वचन देते हैं कि 99 तो नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर नॉर्मल विद्यार्थी हैं तो पूरे कोर्स पढ़ाते पढ़ाते आप 95 प्लस जो है वो करके आने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा हम इसलिए नहीं कर रहे कि फेंक रहे हैं, हम यूट्यूब पे कोई ऐसा एनएस से पढ़े वाला टीचर नहीं है। हम 2014-15 के बाद से पढ़ा रहे हैं आपको, और 2017 में हमने कोचिंग खोला और 5 साल तक 12th के बच्चों को अकेले केवल हिंदी और इंग्लिश के टीचर को रख करके बाकी ऑल सब्जेक्ट हमने खुद पढ़ाया है। और हमारे बच्चे जो है वो 440-450 के आसपास में नॉर्मली लेकर करके आते हैं, समझ रहे बात ना। तो और 90 प्लस 92 प्लस 95 प्लस ऐसे रिजल्ट हम लोग लगभग सब्जेक्ट में देते हैं। तो हमारा कई सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत ही है। और बाकी आप बोलने का क्रम और स्टाइल से पकड़ लेंगे अगर आप थोड़ा बहुत तेज विद्यार्थी होंगे तो, कि भाई किनको कितना जानकारी है ये नहीं। हाँ, लड़खड़ाहट में कई चीजें ध्यान कहीं है, एक आध को गलत हो रहा है वो अलग बात हो जाता है कि हो जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि गलत नहीं है। चलिए, तो बोगाजकोई नामक स्थान कहाँ है? तो एशिया माइनर में है, सही जवाब। अगले सवाल की तरफ में देखें, चलिए पहले 20-20 प्रश्न फटाफट से करा दें, बाकी विशेष बातें हम लोग अगले क्लास में करते रहेंगे आपसे, है ना। चलिए, ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध वाला जो देवता है वो कौन है? ऋग्वैदिक वाले जो लोग हैं आर्य में, ऋग्वैदिक काल के टाइम पे जो आर्य हैं, उनके युद्ध के देवता कौन है? इंद्र या पुरंदर है, वरुण है, अग्नि है, या फिर रुद्र है? आर्यों के लड़े वाला जो देवता है ना, उनको कहते हैं कि इंद्र है, इन्हीं को पुरंदर कहते हैं। ये किला ध्वंस कर देते हैं, किला तोड़े वाला देवता है, तो ये याद रखेंगे, ये इंद्र हो जाएंगे। गुरु कौन हो जाएंगे? इंद्र। और अगर और विशेष बता दे ताकि आपको आगे भी एग्जाम में दिक्कत ना हो जाए, तो वैदिक काल में सबसे ज्यादा ऋग्वेद में अगर किसी देवता का उल्लेख है तो वो इंद्र देवता है। कहते हैं कि वैदिक काल के जो लोग हैं उनके लिए फेवरेट और पहले नंबर का देवता ऋग्वेद, और दूसरे नंबर में आने वाले देवता है जिनको कहते हैं अग्नि। कहते हैं ये सब पहला नंबर दूसरा नंबर कैसे? तो जिनको ज्यादा, जिनके प्रति ज्यादा मंत्र समर्पित है, जिनके ज्यादा बार उच्चारण है, तो उनको इतिहासकार पहला दूसरा कहते हैं। तो दूसरे नंबर का प्रमुख देवता अग्नि और पहले नंबर का प्रमुख देवता इंद्र हो जाएंगे। और इंद्र जो है ये किला तोड़े वाला है, किला विध्वंस है, समझ के बाद ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आर्यों के ये प्रमुख देवता हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। 20 प्रश्न फटाफट से कराना है, और इतने ज्यादा हमको अभ्यास नहीं है ना, कि फटाफट से बिना बच्चे के। ऑफलाइन में तो हम लोग 2-3 घंटा पढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को देखना है, बच्चा सामने रहता नहीं है। लेकिन चलिए फिर भी एकदम बढ़िया तरीके से करें। ऋग्वैदिक में वर्णित दशराग युद्ध किस नदी के किनारे? चूज करिए एकदम दिमाग में कि 4 ऑप्शन में से इसमें से कौन सा सही होगा। दृष्टिपति नदी के किनारे, शत्रुति नदी के किनारे, पुरुषनी नदी के किनारे, अश्विनी नदी के किनारे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुछ वर्डिंग यहाँ पे मिस्टेक जैसा लगता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ये थोड़ा बहुत हो जाता है। फटाफट से करिए, बाकी आप लोग कमेंट जरूर करिए कि कहाँ से देख रहे हैं, सेशन कैसा लग रहा है, ताकि आप जो कमेंट करिए उसके आधार पे हम आपसे अगले क्लास में बात करेंगे, है ना। चलिए, तो जरूर कमेंट करना। ऋग्वैदिक काल में वर्णित 10 युद्ध, 10 राग युद्ध, बताइए 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के केवें मंडल में? तो आपका जवाब आना चाहिए गुरु के 7वें मंडल में, ठीक है। और क्लियर यहाँ तक आप ये बताइए कि 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, तो किस किस राजा के बीच में लड़ी गई थी, है ना। क्योंकि 10 राजाओं के साथ लड़े जाने के कारण इसे 10 राग युद्ध कहते हैं। लेकिन आखिर वो दोनों के बीच में जो गुट है लड़ाई,
कोई किसके किसके बीच, तो मुख्य व्यक्ति का नाम भी बताना है। बाकी सही जवाब हो जाएगा परूसनी नदी के किनारे जो है ये युद्ध लड़ी गई थी। अगली सवाल है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ है भाई? क्या ये राजनीतिक ग्रंथ है, सामाजिक ग्रंथ है, धार्मिक है या फिर दार्शनिक है? तो उपनिषद जो है वो मूल रूप से अगर बात कर लेंगे तो ये दार्शनिक ग्रंथ है। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे भी आएंगे और आए भी हैं कि उपनिषदों की कुल संख्या कितने हैं, तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। बाकी नोट्स में एकदम बहुत बढ़िया तरीके से आपको हम दिए हैं और बैच में पढ़ाए भी है कि 108 में से कितने ऐसे उपनिषद हैं जो गद्य फॉर्म में है, ये पद में है कि गद्य और पद दोनों में है, वो सारी बातें हम आपको वहां डिटेल से पढ़ाए हैं। यहाँ के लिए इतनी जो बातें बता रहे हो काफी पर्याप्त है, ठीक है। आप अदर चैनल से भी पढ़ करके आए होंगे तो आप देख सकते हैं। आप एक साल आराम से पढ़िए हमारे तरीके से, मतलब एक साल बहुत ही कम फी 99 रुपया में, और आप देखेंगे कि तमाम जो अलग अलग चैनल है दिशा के तो एकदम दिशा हो जाएगा। ऐसा एकदम मजाक की बात नहीं करे, ऐसे बहुत सारे चैनल है जो केवल स्लाइड लेके आता है और लाइन बाय लाइन जो है से कि पढ़ देगा, और दिमाग में बच्चा का कुछ विचार नहीं जाता है। जब वो इतने बड़े बड़े चीजें पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ अपना विचार बिल्ड होना चाहिए ना भाई। तो कोई विचार नहीं आएगा, कोई थिंकिंग बिल्ड नहीं होता है। आप हमसे पढ़ करके देखिए और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ सर तैयारी एकदम मस्त हो रहा है। ऋग्वैदिक आर्यों है, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ऋग्वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन का आधार क्या था? आर्थिक जीवन का आधार क्या है? पशुचारण है, खेती है, व्यापार है, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल के जो आर्य है, ऋग्वेद में जो आर्य है, यहाँ पे कही जा रही है कि ऋग्वेद, साफ साफ क्लियर कर रहा है कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद, ऋग्वैदिक और एक उत्तर वैदिक, ध्यान रखेंगे कि 1500 से आसपास में 600 के आसपास तक ये जो टाइम पीरियड है इसको कहते हैं वैदिक काल। लेकिन इसमें 1000 ईसा पूर्व में जो लोहा के लगभग खोज का एक साक्ष्य मिलता है, तो इससे पहले जो है ये समाज कहलाता है ऋग्वैदिक समाज, जिसमें ऋग्वेद का उल्लेख इसी में मिलता है। और बाकी जो 3 वेद बने, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये आपका कहलाएगा वैदिक काल, उत्तर वाला भाग। तो इसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं, लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर वैदिक काल जो है गुरु, और ये ऋग वैदिक काल है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है कि उत्तर प्रदेश में लोहा का साक्ष्य जो है, उत्तर प्रदेश के कौन से ऐसे स्थान थे जहां लोहा का साक्ष्य जो है 1000 ईसा पूर्व के आसपास में मिलता है। अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं तो हम समझेंगे कि आपकी तैयारी ठीक है। हमारे यहाँ बैच वैच लेने की जरूरत आपको नहीं है, समझ बात ना। ऐसा नहीं कि सबसे पैसा ही ठगा जा सकता है, पैसा लेंगे उससे ज्यादा ज्ञान देंगे, हमारा यही मोटिव होता है, ठीक है। चलिए बात ध्यान सुनेगा, वो भी एकदम ना के बराबर। जितना में तो चाट छोला फुचका उसका खा के एक दिन में 99 रुपया में आ जाता है, बस उतने रुपया में हम आपकी तैयारी जबरदस्त कर देंगे। लेकिन लगन रखना है कि ना, ये नहीं कि 99 में है तो 2 दिन पढ़ के छोड़ देना, पूरा 1 साल दम उसी मटेरियल के साथ में आपको करना है और फिर लगेगा कि दम सर मजा आ जा रहा है ना। चलिए, तो यहाँ पे बताना है आपको क्या प्रश्न है भाई कि आर्थिक जीवन। तो देखिए 1000 में जब लोहा आया तो इसके बाद जो है ये समाज खेती बाड़ी के तरफ चल गया। तो इधर याद रखेंगे खेती बाड़ी होगा, यानी समाज कृषि प्रधान टाइप का होगा। लेकिन इससे लोहा से पहले खेती बाड़ी पर ज्यादा नहीं थे लोग, मुख्य रूप से पशुचारण पे थे। याद रखेंगे किस पे थे? पशुचारण, मतलब जानवर को रखते थे, पशुओं को चराते थे, उन जानवरों से दूध वगैरह निकालना, और पूरे के पूरे समाज पशुपालन पर ही थे, ठीक है। तो पशुचारण पशुपालन रहे, तो यही आपको सही करना है। खेती उत्तर वैदिक, अगर है कि उत्तर वैदिक आर्यों के आर्थिक जीवन क्या है, तब ये खेती होता है। फिलहाल के लिए सही जो जवाब है उसकी बात कर ले सब हटा के, तो ये आपका ए ऑप्शन, ठीक है। अगले सवाल की बात कर ले, बस 3 प्रश्न है और 3 प्रश्न के साथ ही अभी करा के आज के क्लास में हम विराम लेंगे, है ना। फटाफट से देखेंगे कि वैदिक समाज थी, वैदिक समाज कैसे थी? नगरीय, ग्रामीण, शिकारी भाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हो कि वैदिक समाज जो है वो ग्रामीण समाज है। इससे पहले हड़प्पा की जो समाज है उसमें नगरीय समाज चला, देखने को लिए मिला। हड़प्पा का जो उत्तर वाला भाग था ये 3200 के बाद से वो नगरीय हड़प्पा का साक्ष्य देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो उससे पहले ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा में 2 भागे बढ़ाएं कि आरंभिक जो हड़प्पा था वो भी ग्रामीण ही था, लेकिन वो आरंभिक हड़प्पा धीरे धीरे 2600 के आसपास आते आते वहां पे वो शहर वगैरह सबको प्लान कर करके बसाया गया, वो नगर का रूप ले लिया, ठीक है। और बाद में फिर वो हड़प्पा का विघटन वगैरह होने लगा।
और हड़प्पा के बाद जो वैदिक सभ्यता बसी वो एक प्रकार के ग्रामीण सभ्यता है। और इसके बाद जब महाजनपद का काल आ जाएगा तो दूसरे नगरीकरण का दौर भारतीय इतिहास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें एकदम क्रम से इतिहास को हम आपको पढ़ाए हैं। आपके एनसीईआरटी के 12 चैप्टर को, इंडियन हिस्ट्री को, क्रम दोनों को बांधते हुए और एनसीईआरटी के पूरे किस्से, कहानियां, पूरे कॉन्सेप्ट को डाले है ना। चलिए, ऋग्वैदिक काल में देवता का संदेश पहुंचाने का माध्यम क्या था? तो ये आपका क्या है भाई, मस्त, ये क्या लिखा हुआ है, सोम है, वरुण है, अग्नि है। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में देवता तक मैसेज जाना है तो इसके लिए चाहिए अग्नि। यह ध्यान सुनेंगे, एक ऐसे हवन कुंड बनेगा और इसमें मारेंगे एकदम स्वाहा स्वाहा, तो यहाँ से धुआं जो है कि अग्नि में पढ़ के मारेंगे तो ये धुआं जाएगा आकाश में, और आकाश में ऊपर ढेर सारा जैसे कि देवलोक में देवता होते हैं और नीचे से धुआं आएगा। तो वो धुआं नहीं है, देवताओं के लिए वो लेटर है, वो पढ़ लेंगे। तुमको इन्हें बैठाएंगे ब्राह्मण जी, मान के चलो तुम्हारा नाम मोनू है तो ये मोनू को बैठा दिए ऐसे, और इन्हें जैसे कि आपकी पत्नी का नाम सोनी है और आप राजा हैं, आप मोनू का विवाह सोनी से हो गया, कुछ हो मान लीजिए आप, और ये चुड़ैल नियन इसका बाल कर देते हैं बड़ा बड़ा, है ना, तब ना मजा आएगा। अब ये ध्यान सुनेंगे, ये आपकी जो है वो पत्नी है, अर्धांगिनी है। अब दोनों का विवाह हो रहा है, कहीं भाई संतान नहीं होता है, तो संतान नहीं हो रहा है तो आप ब्राह्मण को कहें कि संतान होवे के उपाय बताइए, तो कि तो भगवान सुनेंगे तब, तो भगवान तक मैसेज कैसे जाएगा? तो एक तरफ बैठा के कहे कि एकदम मोनू और सोनू के संतान होवे स्वाहा, हमारे एकदम जैसे कि अग्नि से जल करके पूरा जैसे कि वो धुआं गया लेटर, ईश्वर पढ़ लिए और कहे एकदम तथास्तु, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, चला एकदम बाचा हो जाएगा, और दोनों के बाचा हो जाएगा। खैर जो भी है, ये हम आपको मजाकिया भाव से समझा रहे हैं, लेकिन ईश्वर तक संदेश पहुंचाने का मात्र एक माध्यम क्या है? अग्नि। आज भी ज्यादातर पूजा पाठ वाला काम होता है, उसमें अग्नि हवन कुंड बनेगा ही, तब ना आपका मैसेज ईश्वर के पास जाएगा, और न ऐसे जैसे कि ईश्वर के पास में कोई उपाय नहीं है। ये ध्यान रखेंगे, ऐसी व्यवस्था है, हम ये बात नहीं कहते हैं। और पूरी तरह क्या सत्य है ईश्वर के प्रति में, सब अपना अपना एक फिलॉसफी, अपना अनुमान ही जाहिर करता है, किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, तो परफेक्ट क्या है कोई नहीं जानता है। हाँ ठीक है, चलिए, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक को क्या कहते हैं? पुरु कहते हैं, तुर्बस कहते हैं, यदु कहते हैं, सभी कहते हैं। सही जवाब यदु हो जाएगा। और आज के लास्ट प्रश्न के साथ आज के कहीं न कहीं सेशन को विराम लेंगे, और आज हम पहले देखेंगे कि आप कितने लाइक किए हैं आज के क्लास में, है ना, और कमेंट किए हैं। उसी के आधार पे अगर जितना ज्यादा लाइक कमेंट होगा उतना ही जल्दी अगला सेशन आपके लिए लाएंगे। तमाम आपके 12 चैप्टर तो इसे ही बात करते करते धुआं में उड़ा देंगे और आपका पता भी नहीं चलेगा, है ना। चलिए, तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये सभी अभी के क्लास में भी डिस्कस किए हैं कि गायत्री मंत्र का सबसे पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के कितने मंडल में भाई? तो तीसरे मंडल में ये उल्लेख मिलता है। और इसके लेखक कौन है? तो विश्वामित्र हो जाएंगे। और किनके लिए लिखे थे? तो सावित्री के लिए लिखे थे, सावित्री को समर्पित है। तो चलिए, 20 क्वेश्चन आपको आज के सीरीज कैसा लगा? यूट्यूब पे एकदम निःशुल्क हम व्यवस्था बनाए है एमसीक्यूज वाला, जो लगातार आएगा। और बीच बीच में आपको थ्योरी का भी सेक्शन जो है वो नोट्स के साथ में जो है हम आपके लिए ले करके आएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि सिस्टमेटिक और क्रम से चीजों को पढ़े, टाइम बर्बाद नहीं करे, है ना, तो आपके लिए इतना कम फीस इसलिए भी रखे हैं क्योंकि हर बच्चे कहीं ना कहीं से बैच ले लिए होंगे, कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे। कई बच्चा ऑफलाइन में पैसा दे दिए होंगे, कई बच्चे ऑनलाइन में, किसी का 999, किसी का 2000, 3000, 5000, इस तरह से आप बैच खरीदे होंगे, है ना, तो आपका पैसा लग गया होगा। तो आप यहाँ पे 99 रुपया केवल खर्च करते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसमें अन्य जगह से आप सही जगह पे आकर के आपकी तैयारी जो है वो बेस्ट तरीके से, खेल खेल में, मजे मजे में ही आपको एकदम सही और अच्छा गुणवत्ता वाला कंटेंट भी दे देंगे। और तमाम आपके इलाका में अन्य विद्यार्थियों से हम आपको आगे लाने का प्रयास जो है वो करेंगे। और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप अच्छा फाइट करेंगे, चूंकि उनमें जो कंटेंट आते हैं 12th से जो रिलेटेड है, हम 12th में भी उन चीजों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, इसी शब्दों के साथ हम आज के क्लास को विराम देते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास के अंदर में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।